नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज। 19 फरवरी को होगा शपथ ग्रहण। सीएम नाम को लेकर पर्यवेक्षक नियुक्त। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल को लगा एक और झटका। नॉन ऑफिशियल स्टाफ को लेकर एक्शन। 200 आप नेताओं पर गिरी गाज। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की गई जान। पीएम मोदी ने जताया दुख। हादसे की जांच के दिए गए आदेश। असम सीएम हिमंता बिस्व शर्मा का बड़ा ऐलान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की पत्नी एलिजाबेथ के पाकिस्तान आईएसआई लिंक की जांच करेगी एसआईटी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला। विदेशी सहायता और अनावश्यक खर्चों में कटौती। कई देशों की फंडिंग पर लगाई रोक। और खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली में सरकार गठन की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीतकर बीजेपी ने 27 सालों का वनवास खत्म किया। लेकिन बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। इस बीच बड़ी खबर यह आई है कि आज दिल्ली बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें सीएम के नाम पर मोहर लगेगी और 19 फरवरी को दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से पर्यवेक्षकों को भेजा जाएगा, जिसके बाद पर्यवेक्षक नव निर्वाचित विधायकों से बात करके केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजेंगे। और उसके साथ ही खबरें ये भी है कि दिल्ली सीएम को लेकर फैसला हो चुका है, बस ऐलान होना बाकी है। दिल्ली गठन, जो सरकार गठन की तैयारी है, उसको लेकर कई हलचलें और कई कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना काम करने का तरीका होता है। नतीजे आने के बाद ही हम लोगों ने कहा था कि क्या तरीका है भारतीय जनता पार्टी का कि तमाम विधायकों से इंडिविजुअली बातचीत होती है, अध्यक्ष बात करते हैं, फिर पर्यवेक्षक बनते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत की जाती है, एक जनरल मन टटोला जाता है, क्या अपेक्षाएं हैं, क्या है, नहीं है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी में एक स्वर में सारे लोगों ने बस एक ही राय दी, क्योंकि ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे, उनके गारंटी के ऊपर हमने जीता है। जहां जीत की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां प्रचंड बहुमत आ गया और प्रधानमंत्री को इसका श्रेय जाता है। तो प्रधानमंत्री तय करेंगे, प्रधानमंत्री तो पहले ही तय कर चुके हैं, बाकी कवायद बात भी होती रहेगी। घोषणा आज शाम तक में हो जानी थी, लेकिन दिल्ली में जो हादसा हो गया उस वजह से इसे टाल दिया गया है। कल शाम तक शायद हमें मुख्यमंत्री का नाम पता हो जाए। बिल्कुल। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक तरफ दिल्ली में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल मची है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। खबरों की माने तो दिल्ली सरकार के विभागों में काम करने वाले नॉन ऑफिशियल स्टाफ को नौकरी से भी हटाया जा सकता है और इसके लिए मुख्य सचिव की तरफ से नोटिस जारी करके एक लिस्ट तैयार की गई है, जिसमें करीब आम आदमी पार्टी के 200 नेता फंसते दिख रहे हैं। दिल्ली सचिव ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी जो पूरी तैयारी है वो कर ली है, यानी एक फर्जीवाड़े को लेकर केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खबरों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति की गई थी, जिसे लेकर नोटिस भी जारी किया गया था। अब इसको लेकर केजरीवाल पर बड़ा एक्शन हो रहा है, यानी सरकार बनते ही केजरीवाल पर सबसे बड़ा एक्शन। देखिए, पॉलिटिकल अपॉइंटी अगर है कोई, अगर लालची नहीं है, उन लोगों को तो सरकार के गिरते ही वैसे ही इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ये लोग हैं लालची, अय्याश, पैसे के पीछे भागने वाले लोग। बिना नियम कानून के सब कुछ को ताक पे रख के आपने जो है अपॉइंटमेंट कर दिया। तो देयर आर टू थिंग्स। एक, जो अपॉइंटमेंट हुआ वो इलीगल है और जिन्होंने अपॉइंटमेंट किया उनकी भी इलीगैलिटी है जी। तो अपॉइंटमेंट अगर इलीगल है और सरकार के खजाने से इतना पैसा चला गया है तो उगाही का भी काम होगा। जिन अधिकारियों के दस्तखत से इनकी नौकरियां जो है वो उसकी पुष्टि की गई, जिनके दस्तखत से इनको सैलरी जा रही थी,
वो भी नपेंगे। वो नपेंगे तो वो बताएंगे कि किसके आदेश पे उन्होंने ये काम किया। भाई केजरीवाल को तो लग रहा था कि 2050 तक हम चुनाव हारेंगे नहीं, दिल्ली के मालिक हैं हम, तो उनको लगता था कि भाई इलीगल काम कर लो, जो भी कर लो, कोई कुछ थोड़ी करने वाला है। बवाल काटेंगे फिर अगर कोई सवाल उठाएगा तो कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो ये तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये एक ऐसा एग्जाम्पल बनेगा कि केजरीवाल मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि जो जानकारी मिल रही वो यही मिल रही कि रिश्तेदारों को आपने नौकरी पर लगा दिया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरी पर लगा दिया। भाई आप आए थे दिल्ली में व्यवस्था परिवर्तन करने, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, आप खुद ही भ्रष्ट बन गए। तो ये मुझे लग रहा है कि इनके जो कारनामे हैं उनको उजागर करके भारतीय जनता पार्टी के स्ट्रेटजी पे काम कर रही है कि यह आदमी फिर से दिल्ली की राजनीति में वापस ना आ सके। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आप बात दर्दनाक हादसे की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। हादसे में 10 महिलाओं समेत 3 बच्चों की और 18 लोगों की जान चली गई। घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया है और एलजी के सक्सेना ने घायलों से अस्पताल में जाकर मुलाकात भी की है। वहीं पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट साझा की है और लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। अधिकारी इस भगदड़ से प्रभावित सभी लोगों की सहायता कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी हादसे पर लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इसके साथ ही हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। दर्दनाक हादसा हुआ है, लेकिन जिस तरह की क्या वाकई में यहाँ पर बदइंतजामी थी जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिना किसी डाउट के बदइंतजामी है और इतने समय के बाद भी अभी तक वो तमाम अधिकारी जो नई दिल्ली की प्लेटफॉर्म्स पे जिनकी ड्यूटी थी वो अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुए? भाई आपको मालूम नहीं है? सीसीटीवी कैमरा नहीं है? सो रहे थे क्या आप लोग? आज सब कुछ ठीक है, आज सब कुछ ठीक है, तो 12-14 घंटे में सब कुछ स्थिति सामान्य हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि सामान्य अगर करने की कोशिश की गई होती तो यह हादसा नहीं होता। ये बेवकूफी, कभी प्लेटफॉर्म नंबर ये घोषणा, कभी प्लेटफॉर्म नंबर वो घोषणा, इतने लोगों की जान गई है। एक्शन होना चाहिए। राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। ये गिद्धों वाली राजनीति जो है, राहुल गांधी ने तो अच्छी अच्छी बातें लिख दी ट्वीट के अंदर और पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हादसा नहीं, ये हत्या है। तो ये इससे भी बचना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है और ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इमीडिएट एक्शन भी साथ में हो तो लोगों का विश्वास सिस्टम में बढ़ेगा। ये तो अभी नई दिल्ली में हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या क्या हो रहा होगा। अगर इतना बड़ा आयोजन अगर आप कर रहे हो तो उसमें उसके हिसाब से, ये बात भी सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बेइंतहा लोग आ रहे हैं। भाई बेइंतहा लोग आ रहे हैं तो वो इंतजाम करना, उनको मैनेज करना, यही तो, इसीलिए तो आपको इतनी सैलरी दी जाती है, इतने बड़े बड़े अधिकारियों को रखा गया है। इतनी व्यवस्था किस लिए की गई है कि हादसा होने के बाद हाथ खड़े कर दो कि भीड़ आ गई, लोगों की गलती है, कितने भीड़ में नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल ही नाजायज बातें हैं। गलती हुई है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको इमीडिएट उनको सस्पेंड करने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने
कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और उनकी ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी संगठन से जुड़ने वाली जो रिपोर्ट है उस पर संज्ञान लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल में इस मुद्दे को लेकर चर्चा होगी और जांच के लिए एसआईटी बनाई जाएगी। हेमंता ने कहा कि गौरव गोगोई को यह बताना चाहिए कि उनकी पत्नी ने भारत की नागरिकता हासिल की है या नहीं, और उन्हें अपनी पत्नी के आईएसआई के साथ जुड़े होने के आरोपों पर भी जरूर सफाई देनी चाहिए। गौरव गोगोई एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मामला फंसने का नहीं है, मामला पॉलिटिकल हार्म का है, लॉस ऑफ फेस का है। आपकी पत्नी है, उनके बारे में सवाल मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं, जवाब तो देना पड़ेगा। नागरिक है या नहीं है? नागरिक है तो नागरिकता कब ली? शादी कब हुई? विलंब क्यों हुआ? शादी के फौरन बाद क्यों नहीं लिया? और आप उनसे शादी जब कर रहे थे, आप पार्लियामेंट में हैं, पार्लियामेंट के तमाम कमिटीज में हैं, क्या आप ऐसे व्यक्ति से शादी करेंगे जिसका रिश्ता आईएसआई के साथ होगा? क्या किसी आर्मी जनरल हो, किसी मंत्री या कोई, कल आपकी सरकार आ जाएगी, कल आप डिफेंस मिनिस्टर भी बन सकते हो, फॉरेन मिनिस्टर भी बन सकते हो, क्या आप अपने घर के अंदर ऐसे व्यक्ति को रखेंगे जिसके रिश्ते आईएसआई के साथ है? यह सवाल पूछा जा रहा है। सीधा सीधा जवाब चाहिए कि क्या आपकी पत्नी ने पाकिस्तान में काम किया, पाकिस्तान में उन लोगों के साथ इनका रास्ता है जिनका रिश्ता आईएसआई के साथ है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम किया जिसकी फंडिंग आईएसआई के द्वारा की जाती है? ये सवाल लाजमी है। आपने नहीं किया, ये सारी बातें गलत है, तो आप आकर के बताइए भाई ये गलत है, और अगर सही है तो जो मैंने कहा कि भाई उसके लिए आपको जेल तो नहीं होगा, लेकिन लॉस ऑफ फेस हो जाएगा, कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। आप राहुल गांधी के बाद नंबर 2 नेता हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के अंदर। आपकी नजदीकियां ऐसे व्यक्ति से है जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, जो नेता प्रतिपक्ष है, वो तमाम तरह के कमिटीज के अंदर है। ये अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, ये देश गद्दार को अफोर्ड नहीं कर सकता। हिंदुस्तान हमेशा अपने ये मीर जाफरों की वजह से ही हारा है। अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इसलिए जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब गोगोई को देना चाहिए। ये कहना कि भाई जो सवाल उठाएगा उसके लीगल एक्शन लिया जाएगा, भाई लीगल एक्शन लेते रहिए आप, आपके लीगल एक्शन से क्या होने जा रहा है? जो सवाल पूछा जा रहा है देश हित में, उसका तो जवाब चाहिए। जी बिल्कुल सही। और खबरों की आखिरी बात अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी सहायता और गैर जरूरी खर्चों में कटौती शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भारत समेत कई देशों की फंडिंग पर रोक लगाई गई है। एलन मस्क के नेतृत्व वाले सरकारी दक्षता विभाग यानी DOGE ने भारत और बांग्लादेश सहित कई देशों के लिए दी जाने वाली करोड़ों की फंडिंग रद्द कर दी है, जिसमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवंटित 182 करोड़ रुपए यानी करीब $22 मिलियन की सहायता भी शामिल है। DOGE का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय सहायता में व्यापक कटौती का हिस्सा है, जिसमें भारत, बांग्लादेश और मोजाम्बिक जैसे देशों के कई कार्यक्रम शामिल हैं। लेकिन इस खबर को लेकर विपक्ष या मोदी विरोधी कुछ और ही खबरें प्रचारित कर रहे हैं। देखिए क्या है कहानी जी। ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डोज, इन्होंने आज एक आदेश पारित किया। देश भर में 25-30 देशों का एक हिस्सा, एक फंडिंग बंद किया। वो फंडिंग किस चीज के लिए है? वो तमाम अलग अलग देशों में पॉलिटिकल इंटरवेंशन, भाई आपको क्या लेना देना है, डेमोक्रेसी हो या नहीं हो बांग्लादेश के अंदर में, क्यों फंड कर रहे हो उसको? नेपाल में आप फंड कर रहे हो वहां पे डेमोक्रेसी लाने के लिए, मालूम चल रहा है उस तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को पैसे जा रहे हैं जो हिंदू विरोधी, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा करते हैं नेपाल के अंदर में। तो ये सारा पैसा हिंदुस्तान के विरोध में ही लग रहा था साउथ एशिया में, बाकी जगह पे आप अपने हिसाब से कर रहे थे। तो एक संगठन को आपने दिया $476 मिलियन, $476 मिलियन। वो ऑर्गेनाइजेशन है जॉर्ज सोरोस का,
ये इंटरनेशनल फेडरेशन इलेक्टोरल फ्रीडम का वो अलग अलग जगह बांट रहा था, उसी में वो 28 मिलियन डॉलर जो है बांग्लादेश को गया। भाई दूसरे देश के इलेक्शन से अमेरिका को क्या लेना देना है? ये डिपार्टमेंट इसलिए ही बनाया गया क्योंकि वहां की सरकार ये कह रही है कि हमारा अरबों अरबों रुपया सिर्फ यूएस एड का पैसा जो है वो 60 बिलियन डॉलर 10 लाख का 1 मिलियन और 1000 मिलियन का 1 बिलियन, और वो भी डॉलर। जीरो लगाते लगाते हाथ में जो है दर्द हो जाएगा। इतना पैसा टैक्स पेयर का आप उस पर खर्च कर रहे थे। वहां पे नई सरकार आई, बोले ये सब खर्च बंद करो। अब इसी में कलई खुल रही है। कलई ये खुल रही है कि जॉर्ज सोरोस के जरिए ये यूएस एड और अमेरिकी सरकार वो इलेक्शन कमीशन को पैसे दे रही थी। किस लिए भाई? क्यों? ये राहुल गांधी भाषण दे रहे, इलेक्शन कमीशन बिक गया। इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। 2012 में करार हुआ, 2012 में करार हुआ जॉर्ज सोरोस की कंपनी से। यह करार कुरैशी साहब उस समय इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने किया था। तो क्या लगता है जॉर्ज सोरोस साहब का क्यों कराया है ये काम? उसमें तो सोनिया गांधी की सरकार थी। अब ये सारी चीजें दबी हुई, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन पैसे कहां दे रहा है। अब जब लिस्ट आई तो मालूम चला रहे ये तो दोनों ही चीज तो नहीं चलेगी। जॉर्ज सोरोस से पैसे भी खाओगे और ईसी के न्यूट्रल होने पे सवाल भी खड़े करोगे, ये तो चलेगा नहीं। अगर आपको ईसी की न्यूट्रलिटी पे इतना ज्यादा आपका कंसर्न था तो 2012 में ये करार नहीं करना था। तो जॉर्ज सोरोस को आपने घुसने दिया। क्या काम है उस बुड्ढे का? हर जगह तबाही मचाना, हर जगह तबाही मचाना, ड्रग का धंधा करना, सरकारों को डिस्टेबलाइज करना, अमेरिकन डीप स्टेट की दलाली करके अलग अलग देशों में अपने हिसाब से कानून बनवाना और मुनाफा कमाना। यही काम तो है उसको, वो तो बिजनेसमैन है। तो ये जो धीरे धीरे ये जो खुलासे हो रहे हैं, वहां पे आतिशबाजी होती है न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, और आवाज जो है यहां पे गूंज रहा है, दिल्ली में, पूरी दुनिया में गूंज रहा है इनफैक्ट। तो ये जो खुलासे हो रहे हैं रोज, भारत सरकार की तरफ से ऑलरेडी कहा जा चुका है कि जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन में उधर से कुछ कार्रवाई होगी उसकी मुकम्मल जांच हिंदुस्तान में भी होगी। जो जानकारी है, कई सारे पत्रकार, कई सारे मीडिया हाउसेस, कई सारे एनजीओ, कई सारे वकील, कई सारे प्रोफेसर, कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे लीडर्स, उनकी हालत खराब होने वाली है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।